So let's wait for the few minutes. After that, we will start up the today's topic. Please mute your mics. Have I seen you here before? So familiar. Well, I'm now. So कैसे हैं आप सब लोग? थापर में ही है कि घर चले गए? घर चले गए सर। घर चले गए घर चले गए सर। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, प्लीज कुछ क्वेरीज हो तो सिर्फ वही पूछेगा. So now I am sharing up my work to this lecture. Now, is the screen visible? Yes, Yes, sir. Yes. Thank you. अच्छा, आज का जो टॉपिक है, now I'm going to start with the Laplace transformation. तो सबसे पहले देखिए Laplace transformation होती क्या है, ठीक है? How? But पहले उससे पहले तो डिस्कशन करने का आता है कि what is transformation, कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. तो पहला टॉपिक मैं डिस्कशन करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है, कि what is transformation. तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन. अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई चेंज देखना है ना. वी हैव टू बी सी सम चेंजेस. और वो चेंजेस किस तरह की फॉर्म में हो सकती हैं? वी हैव टू बी, या दिस इज अ न्यू चैप्टर, सेक्ट चैप्टर नंबर 2. द फर्स्ट चैप्टर इज ऑलरेडी बीइंग फिनिश्ड. ऑल द टाइप्स आर बीइंग कवर्ड. तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जैसे मैं सपोज आउट, अगर मैं एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की बात करूं इन टर्म्स ऑफ ए डिफरेंशिएशन, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, तो इन दैट केस I have a operator is being applied, a transformation is being applied to some function. किसी function के ऊपर हम लगा रहे हैं. Suppose that function is f of x, and after applying that operator, I get some changes in this function, and I get up a new function is being formed, है ना, which is f dash x. तो यहाँ पे जो ये formation हो रही है, this is a being a transformation. तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये transformation है जो हम ऑपरेटर के थ्रू लगा रहे हैं, which is an operator, ठीक है, जिस ऑपरेटर के थ्रू हम लगा रहे हैं. एंड आफ्टर दैट वी गेट अ न्यू रिजल्ट व्हिच इज अ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वी गेट द ट्रांसफॉर्म. तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो डिफाइन आउट करते हैं. वी कैन बी गो विद द फॉर्मेशन इज लाइक दैट. सिमिलरली तो ये होगी डिफरेंशिएशन की बात. जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x की अगर मैं बात करूं तो sin x का cos x बन जाएगा एंड सो ऑन. वी कैन गेट अ रिजल्ट अकॉर्डिंगली. तो इसी तरह से आई कैन डिफाइन अप द इंटीग्रल ऑपरेटर. तो अगर मैं इंटीग्रल ऑपरेटर की बात करता हूं तो इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन, हाँ जी बेटा प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो इंटीग्रल ऑपरेटर ऑफ अ गिवन फंक्शन can be defined up like a 0 to x f of a say, dt is there. Please mute yourself, otherwise I have to be mute. Okay, so this is the way we can be defined up. This is an again operator, ये operator है, and this will we get up after transformation we get the result. तो after the transformation हमारे पास जो result है वो निकल आ जाता है, ठीक है, we get up the result accordingly. So here and same way अब इसी तरह से हम Laplace transformation को है वो define कर सकते हैं. तो Laplace transformation को define करने से पहले I have to be go with a linear transformation. अब linear transformation क्या होती है?
कि अगर मेरे पास कोई भी एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इसको लीनियर तब बोलते हैं। मैं देखिए जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अप द बुक अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है लाइक अ टी ऑफ दिस अल्फा इनटू सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा इनटू सम फंक्शन जी ऑफ एक्स, after applying this transformation, we get up that this is equal to be alpha into t of f of x. प्लीज बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा सबको। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So we have alpha of a t of a f of x plus beta times t of a g of x, where alpha and beta are the constant. ये एक तरह से ऐसा ही ऑपरेटर है। अगर मैं सपोज आउट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगा रहा हूँ, 2 times sin of ax plus 3 times x square होता है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगा रहा हूँ तो क्या होता है, 2 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x plus 3 times differentiation of a x square. तो this is the way we can be defined up a linear transformation. तो इस तरह से हम linear transformation को define कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं linear integral transformation की बात करूं, if I have to be define up a linear integral transformation, तो how we can define up a linear integral transformation? तो इसी तरह से हम linear integral transformation को define कर सकते हैं। So we can be go with that. क्योंकि linear integral transformation से ही we can define up a Laplace transformation. तो ध्यान रखिएगा इस पे फॉर्मूले को। तो बेसिकली द स्टडी इज बीइंग डेवलप्ड लाइक दिस वे। तो अगर मैं लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को देखूं, तो लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लाइक कि मेरे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है गिवन फंक्शन f of x की, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू बी इंटीग्रल a to b k px f of x dx। अब here kpx जो क्या है, वो क्या है, kpx is a function of variable x and parameter p. Where p is a parameter here, ठीक है, p is a parameter, and it is also called as a kernel of transformation t. t ट्रांसफॉर्मेशन का जो कर्नल है, that is being denoted by the kpx. अब यहीं से we can define up the Laplace transformation. अब Laplace transformation में क्या होता है कि ये जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें जो kpx है इसको फिक्स कर लिया जाता है। वो फिक्स करने पे हमारे पास जो पैरामीटर आता है, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट आउट नाउ। Laplace transformation. So Laplace transformation. अब Laplace transformation क्या है कि in the integral transform, in the linear integral transform, अगर मैं a की वैल्यू को 0 फिक्स कर दूं और b की वैल्यू को इंफिनिटी फिक्स कर दूं और kpx को जो हमने अभी लिया कर्नल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन t, अगर उसको फिक्स कर दिया जाए e पावर माइनस ऑफ ए px, ठीक है, then that linear transformation becomes an Laplace transformation. Then the integral transformation, ये जो हमने ऊपर डिस्कशन की थी, जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है, that will be Laplace transformation. तो Laplace को मैं LT से रिप्रेजेंट करूंगा थ्रू आउट अभी, ठीक है। तो that will be a Laplace transformation. तो it means that हमारे पास Laplace transformation of a f of x की अगर मैं बात करूं, तो this becomes equal to be 0 to infinity e power minus of a px into the f of x dx। वो ऐसे बन जाएगा। अब इसका आंसर जो है ना, that depends upon this parameter, तो ये इस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो its answer is always depends upon a p. Its answer is always depend upon a p, where p is a parameter, ठीक है, where p is a parameter.
तो ये कई बुक्स में, मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ सिमंस की बुक, तो सिमंस की बुक में ऐसा ही फॉर्मेशन जो है डेफिनेशन लिख रखी है। तो अगर आप कोई दूसरी बुक फॉलो करते हैं, कई बार यहाँ पे उसने ना e पावर माइनस s लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 0 to infinity e पावर माइनस ऑफ st, मींस x की बजाय यहाँ पे t लिखा हुआ है, और यहाँ पे f ऑफ t dt आ जाएगा इन दैट केस। ठीक है, तो आंसर अगर यहाँ पैरामीटर s लिखा हुआ है तो आपका आंसर जो है वो s के ऊपर डिपेंडेंट करेगा, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन ये निकल के सामने आई, प्रोवाइडेड दिस इंटीग्रल इज बीइंग एग्जिस्टिंग अब, provided this integral is being existing up. So now you can say that. Excuse me, sir. Please. Sir, I have a question. I did not understand the meaning of kernel yet. देखिए कर्नल क्या है, हमारे पास एक पैरामीटर है, एक फंक्शन है, जिसके ऊपर जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है डिपेंड करती है। इसी तरह से पूरी की पूरी थ्योरी इसके ऊपर निकल के सामने आती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कर्नल शुड बी, ये कर्नल की वैल्यू को क्या रखा जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा सा एक थ्योरी है व्हिच इज आल्सो नोन एज द वोल्ट्रा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अदर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस। पर हम यहाँ पे कंफाइन क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज विल बी a to b kpx into f of x dx, देन दिस फंक्शन, ये जो हमारे पास ये f of x के साथ जो मल्टीपल हुआ है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल x एंड डिपेंड्स अपॉन अ पैरामीटर। अब पैरामीटर जो है दैट इज, देखिए क्या होता क्या है, जब कोई सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, जब हम सिग्नल्स की बात आउट करते हैं, तो सिग्नल्स जो है दैट ट्रांसफॉर्म्स इन द सम फॉर्म आउट की, या तो साइन वेव को साइन वेव की हम बात कर रहे हैं, तो हाउ ए फंक्शन x कैन बी रिटन इन दैट फॉर्म, तो उसको इस एक सिग्नल की फॉर्म में कैसे भेजा जा सकता है कि इन ट्रांसफॉर्मेशन जो है सिग्नल्स की, स्पेस की, इन टर्म्स ऑफ अ टाइम वेरिएबल, तो वो कैसे डिस्कशन की जाएगी। तो उसके लिए लैपलेस की स्टडी की गई, द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या किया गया कि देयर द कर्नल इज बीइंग फिक्स्ड एज अ e पावर माइनस px। अब ये कैसे फिक्स किया गया, इसके लिए पीछे भी थ्योरी है दैट विल टेल अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो एग्जिस्टेंस जब मैं फॉर्मूला डिस्कशन करूंगा तो वहां से निकल के सामने आएगा, बिकॉज यहाँ फिक्स किया गया कि ये जो फंक्शन होना चाहिए इट शुड बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है दैट विल आई विल डिस्कस अभी थोड़ा एग्जिस्टेंस में आई विल डिस्कस अब। ठीक है, तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे व्हाई दिस इज e पावर माइनस vx। सो यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकल के सामने आया। सो इफ ए फंक्शन, हमारे पास कोई f of x है, तो लैपलेस की जो बेसिक डेफिनेशन है तो वो ये निकल के सामने आई कि लैपलेस ऑफ f of x इज इक्वल टू बी 0 to infinity e पावर माइनस px into f of x dx, which is equal to be f of p, provided the integral exists, provided the integral exist, ये जो इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करे। ठीक है, सो हियर, तो यहाँ जैसे मैंने बोला कि इससे पहले हाँ हाँ प्लीज प्लीज सर थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा है, क्या चीज है, एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझा सकते हैं क्या फिर चल मैं रहा है? ब्रीफ में बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम, मैं ऊपर वाले सब पार्ट को भूल जाइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए इस पार्ट से। तो लैपलेस एक तरह का एक ऑपरेटर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किसी भी फंक्शन के ऊपर लग रहा है। वो फंक्शन के ऊपर कैसे लग रहा है, वो इस फॉर्म में लग रहा है कि 0 to infinity e पावर माइनस px f of x dx, और इसका आंसर जो है वो डिपेंड करेगा इस पैरामीटर पे, कि जो भी ये पैरामीटर आपने यहाँ पे लिया हुआ है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बस मैंने रिलेट करने की कोशिश की है कि जैसे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है, जैसे इंटीग्रेशन का ऑपरेटर होता है, वैसे ही लैपलेस का भी एक ऑपरेटर होता है, दैट इज अ लैपलेस ऑपरेटर। क्लियर? Yeah. अब now further I am discussing about some of the basic formulas for the Laplace operator। तो हम थोड़ा सा बेसिक फार्मूले जो है Laplace ऑपरेटर के डिस्कस करते हैं। तो ये फार्मूलेस भी आपने याद रखने हैं, उसके बाद we will discuss अब एग्जिस्टेंस की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ प्लीज। सर आपने बुक कौन सी बोली थी जो आप फॉलो करें? सिमंस की जो हमने पहले अच्छा। चैप्टर के लिए की है वही सेम बुक। ओके ओके। ठीक है, तो ये सारा थ्योरी उसमें लिख रखी है, पहले 3 पेजेस ऐसे ही हैं। तो अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम फंक्शन। अब देखिए, अब मैं ना लैपलेस और लैपलेस इनवर्स दोनों को साइड बाय साइड इकट्ठा ही डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा फार्मूलेस का।
तो हाउ वी कैन गेट अप द रिजल्ट्स। तो पहला पॉइंट है कि पहला फार्मूला है कि सपोज आई हैव अ फंक्शन मेरे पास है, सपोज द फंक्शन f of x आई हैव इज 1, ठीक है। इसका मतलब है आई हैव टू बी गो विद द लैप्लेस ऑफ f of x। तो मैं देखिए फार्मूला अगर मुझे कोई भी निकालना है तो मुझे इसी फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया लैप्लेस ऑफ 1। तो लैप्लेस ऑफ 1 अगर मैं ऐसे सोल्व आउट करता हूं तो ये हो जाएगा 0 to infinity, ठीक है, e पावर माइनस px into the 1 into dx, ठीक है। अब मैं अगर इसकी इंटीग्रल सोल्व आउट करता हूं तो क्या आंसर आएगा? This will be equal to be e power minus of a px divided by minus p, limits are 0 to infinity, and we get here the minus 1 by p, e power minus infinity is 0, minus 1, तो आंसर is 1 by p। तो आपका फार्मूला निकला है where p is greater than 0 है, where p is greater than 0। तो आपके पास फार्मूला निकल आया। So you found the formula Laplace of 1 is 1 by p, ठीक है। तो मैं भी बाकी डेरिवेशंस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली फार्मूले लिखूंगा अभी। लेकिन डेरिवेशन किसी को करनी है तो बेसिक फार्मूले से ही ड्राइव करना पड़ेगा। इसी तरह से लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p, इट इज इक्वल टू बी 1। लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p इज इक्वल टू बी 1। तो यही फार्मूला अगर हम लैप्लेस इनवर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स तो वी गेट द फार्मूला फॉर द लैप्लेस इनवर्स। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 by p इज 1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा प्लीज। सर वो लिमिट 0 to infinity है ना? हाँ 0 to infinity है, दिस इज 0 to infinity, दिस इज 0, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, 0 to infinity। सर लैप्लेस इनवर्स क्या होता है? लैप्लेस ये इनवर्स ड्राइव जैसे जैसे हमने आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डिस्कशन किया है, दे आर वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर, है ना। सेम वे द लैप्लेस एंड लैप्लेस इनवर्स इज देयर। लैप्लेस इनवर्स इज अगेन एन ऑपरेटर, इज अ फंक्शन, ठीक है, इज एन ऑपरेटर डिफाइंड ओवर द f of x। अब यहाँ पे f of x जो है वो f of p होगा, ठीक है। बेसिकली आपने अगर यहाँ पे बेसिक फार्मूला अगर ये डिस्कशन कर रहे हैं यही फार्मूला से, तो लैप्लेस ऑफ f of x का आंसर आया f of p। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ f of p is our f of x। This is the way, ठीक है। We have to go like this way। This is the first formula। Second formula is कि मेरे पास f of x जो है कोई भी कांस्टेंट है, we have any constant say k, say I have any constant k, तो मेरे पास कोई भी कांस्टेंट k है उस केस में, तो लैप्लेस ऑफ एनी कांस्टेंट k, this will be equal to be the, again applying up through same procedure, I will get the answer is k by p, where p is greater than 0, ठीक है। And similarly if I go with the Laplace inverse of k by p, the k will become outside because here I consider k as a constant, ठीक है, k as a constant। तो Laplace transformation is also a linear transformation। तो linear transformation मैंने ऊपर अभी define की है। तो in that case we get the, अगर मेरे पास Laplace inverse of k by p का आंसर आ जाएगा k। तो linear transformation फिर देख लीजिए, Laplace is also linear transformation। तो Laplace है, it is a Laplace transformation is linear। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं Laplace of alpha of f of x plus beta times g of x लेता हूं, it is equal to be alpha times the Laplace of f of x plus beta times Laplace of g of x। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं बेसिक फार्मूले से। लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिक फार्मूला लगा लीजिए, आपके पास इंटीग्रल की फॉर्म आ जाएगी और इंटीग्रेशन में से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल आता है, बिकॉज यू नो दैट द इंटीग्रल इज अ लीनियर, है ना। तो आपके पास राइट हैंड साइड वाला फार्मूले जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 3, अगर मेरे पास फंक्शन जो f of x है, इट्स हैविंग सम पॉलिनोमियल टाइप x पावर n, ठीक है, इट्स हैविंग अ टाइप x पावर n। तो अब इस केस में देखिए, अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कशन करूंगा मैं, उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लैप्लेस ऑफ x पावर n जो है, इट विल बी इक्वल टू बी, मैं दो फॉर्मूलेस भी लिखूंगा इसके।
पहला फॉर्मूला है इट्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p power n plus 1, where n, this case is when n is a positive integer, when n is positive integer. अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो फॉर्मूला ये है एंड आल्सो द p इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अगर मेरे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, और यू कैन से दैट n इज अ रियल नंबर, n इज अ रियल नंबर बट ग्रेटर देन -1. ठीक है, तो रियल नंबर में हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ सकती हैं, है ना, पावर 1/2, 3/2, 1 and so on like that. In that case, the property said that this is equal to be a gamma function of a n plus 1 divided by p power n plus 1. Gamma function of a n plus 1 divided by p power n plus 1. So that is the formula. अब what is the gamma function of? उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ. गामा फंक्शन पहले इसके लैपलेस इनवर्स भी देख लें. तो लैपलेस इनवर्स ऑफ, अगर मैं बात करता हूं 1/p पावर n plus 1. ठीक है, लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/p पावर n plus 1, दिस इज इक्वल टू बी x पावर n ओवर द गामा ऑफ n plus 1 या x पावर n ओवर द n फैक्टोरियल. ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में गामा की डिस्कशन कर लेता हूं. गामा फंक्शन है क्या, इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा सिर्फ इसका. ठीक है, बाकी जिसने डिटेल में पढ़ना वी कैन दैट यू कैन बी गो इन डिटेल ऑफ अ गामा फंक्शन. ठीक है, तो बिकॉज़ हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज चाहिए गामा की क्या है, तो आई एम जस्ट राइटिंग अप द सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन हियर. अच्छा, गामा फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. दो तरह के स्पेशल फंक्शंस होते हैं हमारे पास, एक होता है गामा फंक्शन, एक होता है बीटा फंक्शन. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंटीग्रल प्रोसेसेस. तो गामा फंक्शन की नोटेशन जो है यही है जो मैंने ऊपर लिखी है. सो वी कैन बी राइट अप लाइक दिस वे. सो गामा फंक्शन ऑफ एनी basically it is being any non you can say that the positive real number, if that is a positive real number, in that case we have it becomes equal to be 0 to infinity e power minus of this t power the this z minus 1 into the dt, but that is the positive real number. और कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इसकी. तो यू शुड रिमेंबर ऑफ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज मींस इसकी वैल्यूज हैं. कुछ वैल्यूज हमने डायरेक्टली कर, यहाँ पे आप कुछ क्योट कर लीजिए, नहीं तो बार बार आपको इंटीग्रेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा. अगर आप गामा फंक्शन में भी आंसर छोड़ दोगे नो प्रॉब्लम इन दैट केस. तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं कि गामा फंक्शन ऑफ 1 जो है इट विल बी इक्वल टू बी 1 वी डू अप द इंटीग्रेशन. अगर गामा ऑफ n plus 1 है मेरे पास, ठीक है, इट इज इक्वल टू बी n फैक्टोरियल इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू जो है वो n फैक्टोरियल होती है. और अगर n जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, n इज अ रियल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव, in that case its value is n into the gamma of n. ठीक है, and similarly if you go with that, gamma of a 1/2 is equal to be 100 pi. ठीक है, gamma of a 1/2 is 100 pi and इसका प्रूव भी कर सकते हैं हम using up integral that property that you have. The gamma of अगर 3/2 आता है it is equal to be 1/2 into 100 pi and say that a gamma of a 5/2 आता तो it is equal to be 3/2 into 1/2 into 100 pi. So this is the way you can be getting up some of the properties of gamma function. Anyhow, तो ये हो गया, तीन फॉर्म में डिस्कशन कर लिया हमने. पहला कांस्टेंट, दूसरा k के लिए, तीसरा x पावर n के लिए. चौथा फॉर्मूला कि अगर मेरे पास फंक्शन जो है e पावर ax है, if I have a e power ax, ठीक है, in this case the Laplace of a e power ax, this is equal to be 1 upon the p minus a, where p is greater than a. ठीक है, and similarly the Laplace inverse of 1 over the p minus a, it is equal to be e power the ax. This is equal to be the e power ax. Formula number 5.
if we have the function f of x is, अब देखिए, अब मैंने फार्मूला नंबर 4 डिस्कशन किया है ना, तो बेसिकली काफी सारे फार्मूले जो है इसी से ड्राइव हो जाते हैं। अब देखिए f of x हमारे पास है sin of ax, ठीक है। If I have a formula of a sin, मुझे अगर फार्मूला ऑफ sin ax का निकालना है, इसी से e पावर ax से निकालना है, तो कहना ही ड्राइव इट आउट फ्रॉम द e पावर ax। क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ? क्या आप लोग ड्राइव कर सकते हैं e पावर ax से? अगर मुझे साइन का फार्मूला इसी से, साइन या कोसाइन का फार्मूला इसी से ड्राइव करना, तो क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? a/p² + a²। Yes. देखिए, अगर मुझे साइन ax या कोसाइन ax का फार्मूला निकालना है फार्मूला नंबर 4 से, तो आई कैन ड्राइव इट आउट। कैसे करेंगे? e पावर आयोटा at, आपको पता है ये होता है cos ऑफ at प्लस आयोटा साइन at होता है, यही होता है। तो सपोज यहाँ मैं x ले लेता हूँ, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब जो रियल पार्ट ऑफ e पावर आयोटा ax है वो है कोसाइन ax, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e पावर आयोटा ax है वो है साइन ax, है ना, यही है। तो अगर मैं इस पार्ट पे लैपलेस अप्लाई कर दूं, तो लैपलेस ऑफ e पावर आयोटा ax इज इक्वल टू बी अ लैपलेस ऑफ कोसाइन ax होगा, प्लस आयोटा टाइम्स द लैपलेस ऑफ साइन ax होगा। देखो, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप सर चाहे सीधा फार्मूला ही ड्राइव आउट कर लीजिए, यू कैन बी गो विद दैट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फॉर्मेशन में क्या है? अब लैपलेस ऑफ, मैं अगर ये वाला पार्ट देखूं, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला, लैपलेस ऑफ e पावर आयोटा ax, अब इसका फार्मूला क्या लगेगा? यस, ऊपर वाला लग जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन p माइनस ia। p माइनस आयोटा, है ना। अब ये फार्मूला आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे रैशनलाइज करवाता हूँ, बिकॉज मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है सेपरेट आउट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे रैशनलाइज करवा लेता हूँ। तो p प्लस आयोटा a अपॉन p² प्लस a² आ जाएगा। So this will be equal to be a p upon the p² plus a² plus iota a upon p² plus a², ये आ जाएगा। Is it true? अब अगर आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करते हैं, तो आपके पास लैपलेस ऑफ कोसाइन ax और लैपलेस ऑफ साइन ax का निकल आया। अब बताइए मुझे लैपलेस ऑफ साइन ax का फार्मूला क्या निकल आया? a/p² + a²। a/p² plus a²। So this is a upon p² plus a²। तो फार्मूला नंबर 5 ये बन गया, है ना। अगर मुझे लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p² plus a² देखना, तो क्या आ जाएगा? इट्स अ साइन x डिवाइडेड बाय a, या। तो फार्मूला नंबर 6 में आपका कोसाइन का निकल आया। सो लैपलेस ऑफ कोसाइन ax, वो भी यहीं से आ गया ना। क्या बन गया फार्मूला कोसाइन ax का? p अपॉन p² plus a² by separating up the, creating the real and imaginary parts, है ना। we get up the p upon, or Laplace inverse of p upon p² plus a² क्या बन गया? it will be equal to be a cosine ax is there, ठीक है। any query, any doubt? So this is the way we are getting a result. So here the case is that the p is positive in both the cases. In both the cases we can say that the p is greater than 0. सर ये p कोई भी कांस्टेंट है? हाँ, p is a parameter basically. अब ये जो क्वेश्चन सारी की सारी हैं वो p पैरामीटर बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम सिग्नल्स की बात आउट करते हैं तो दिस p इज ट्रीटेड एज अ, अगर मैं ऐसे प्रॉब्लम्स की बात करूं तो दिस इज लाइक अ स्पेस। तो ये स्पेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, तो ये उसका पैरामीटर है, ठीक है। सो ये हो गया साइन और कोसाइन के फॉर्मूले। तो पार्ट नंबर 7, अगर मुझे लैपलेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक निकालना है, तो या कोसाइन हाइपरबोलिक निकालना है, तो यस, हाउ वी कैन गेट द फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक ऑफ ax? वो एक्सपोनेंशियल में
आप एक्सपोनेंशियल में डेफिनेटली। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, अब कैसे फार्मूला क्या है साइन ax का एक्सपोनेंशियल में? यू हैव सम फार्मूलास? यस, क्या फार्मूला है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। पावर एक्स अब ये हमें पता p है पावर ax you know that the sin hyperbolic of a theta जो होता है वो होता है e पावर थीटा माइनस e पावर माइनस थीटा अपॉन 2, है ना? तो यानी कि sin ऑफ ax जो हमारे पास होगा, अगर मैं उसे फॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं, इट इज लाइक अ लैप्लेस ऑफ e पावर ax माइनस लैप्लेस ऑफ सॉरी e पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय 2, ये होगा, है ना? So this is equal to be 1/2 times the Laplace of e power ax minus 1/2 Laplace of e power minus ax. Okay, so now if I simplify out now, तो ये हो जाएगा 1/2. What is the Laplace of e power ax? Yes, 1 upon p minus. yes, 1 upon the p minus. What about the second part? 1 upon p plus a. Yes, 1 we have a upon p 1 plus a. upon Upon p p. minus of a minus a, which is 1 over p plus a. Now, if you simplify it out, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2 into, yes, ऊपर आ जाएगा p plus a here. p upon p plus a. p upon p square minus a square. We get the a upon p square minus a square. ये 2 भी आएगा ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. So we get the a upon p square minus a square. So we get the formula. We get the formula, and here that we have this the p is greater than the modulus of this a out here. Okay, we get the formation here is this p is greater than the modulus of a out there. And here you got the formula, the Laplace of a sine hyperbolic ax is equal to be sorry, a upon p square minus a square. Similarly, Laplace inverse of 1 upon the p square minus a square क्या बनेगा? It will be a sine h by hyperbolic of ax divided Ax by by a. out. Clear? Now this is the formula for the sine hyperbolic. Similarly, you can go with the formula for the cosine hyperbolic. The Laplace of a cosine hyperbolic of ax. On the same lines, you can prove it out. This is equal to be p upon p square minus a square. And the condition again same, that the p is greater than modulus of a. And the Laplace inverse of a p upon the p square minus a square, this will be equal to be the cos hyperbolic sine hyperbolic of ax. So these are some of the terms that you have to be remembered of. ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मेशन जो है वो डिस्कशन करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद मैं एग्जिस्टेंस थ्योरम के ऊपर आता हूँ. ठीक है, देन आई विल कम टू द एग्जिस्टेंस थ्योरम. अच्छा, सपोज आउट यू हैव टू बी कैलकुलेट द, you have to be find the Laplace transformation of cos square 2x. अब कैसे निकालेंगे? कोई कोसाइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, टेंजेंट का कोई फार्मूला आपने डिस्कशन किया ही नहीं है. तो Laplace of f of x. अब f of x आपके पास क्या है? कोसाइन स्क्वायर. यानी कि जब भी cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कुछ ऐसी फॉर्म्स आती हैं आपके पास, तो उसको आपने सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है. तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? Laplace of 1 plus cos of 4x Upon 2. Yes. ठीक है, ये आ जाएगा. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 1/2 into Laplace of a 1 plus 1/2 into Laplace of cosine of 4x. What is the Laplace of 1? Sir, 1 by p. 1 by p. And what is the Laplace of a cosine 4x? P by p by p Square plus plus 60. a square. plus 4 का स्क्वायर. a यहाँ पे 4 है ना? Yes, sir. Yeah, we get the answer. इसको फर्दर सिंपलीफाई करना कर लीजिए, that is your answer. तो यहाँ पे मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के इसे सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करने पे ये आंसर लगा दिया.
ठीक है। अब सपोज आउट मेरे पास कोई फंक्शन है लाइक find the Laplace transformation of f of x which is equal to be 0 when the x lies between 0 to 2 and when x is greater than equal to be 2, f of x is 3. So here in this case, whenever it is having some piecewise continuous function, in that case we have to go with the Laplace of f of x and apply the basic formula. और basic formula लगा देंगे यहाँ पे. Basic formula क्या कहता है? 0 to infinity e power minus px into f of x. यही होता है basic formula. अब यहाँ पे जो ये 0 to infinity है, ये फंक्शन ब्रेक इट आउट हो रहा है, तो ये इस लिमिट को हम ब्रेक कर लेते हैं. एक 0 to 2 ले लेते हैं, दूसरा 2 to infinity ले लेंगे. और 0 to 2 फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है. 1. 0 है ना? Yes, sir. और 2 to infinity उसकी वैल्यू जो है वो है 3. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर एंड नाउ डू द इंटीग्रेशन, गेट द आंसर. बस हमारे पास है. तो इस तरह के फंक्शन को हम सॉल्व करने का जो क्राइटेरिया है वो यही रहेगा कि ब्रेक द इंटीग्रल्स. तो यहाँ पे पहला आंसर 0 हो जाएगा ये वाला का, तो प्लस 3 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल ऑफ इसकी बन जाएगी माइनस पी एक्स अपॉन द माइनस पी एंड लिमिट्स आर 2 to infinity. So apply the limits. Here the p is greater than 0 again. Whatever we are doing the applying the definition here. So apply the limits now here. We get the answer is 3 by p into e power minus 2p. Clear? So this is the way we can find out the required solution. Now I am discussing about the under what conditions the Laplace of a given function is being existing of. कि Laplace जो है given function का exist कर रहा है. ठीक है? तो now I am discussing of that part. उसके लिए we need so I am now discussing about the sufficient condition for the existence of a Laplace transformation. So now I am discussing a sufficient condition for the existence of Laplace transformation. We have some questions out here. Sufficient condition for the, so I'm talking about this is a sufficient condition, this is not a necessary condition. ठीक है? तो उसमें क्या फर्क होता है अभी हम डिस्कशन भी करते हैं. Laplace. So, अब sufficient condition के लिए दो चीजों की जरूरत है. अब वो दो टर्म्स क्या है पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है? तो जब भी मुझे Laplace ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंसेप्ट है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करनी है तो am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे उसकी एग्जिस्टेंस की बात करनी है, उसके कंसेप्ट को, फंक्शन की एग्जिस्टेंस की, Laplace ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए दो कंसेप्ट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी. इसमें मैंने अभी बोला कि ये वो ऊपर वाला क्वेश्चन ही मैंने डिस्कशन किया था पीस वाइज कॉन्टिन्यूस के लिए. तो पहला पॉइंट है कि फंक्शन शुड बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस. अब पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं अभी डिस्कशन करते हैं. दूसरा कि इट शुड बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. अब वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है ये डेफिनेशन से निकल के आया था. अब वो डेफिनेशन बनी कैसे है वो हमें अभी पता लग जाएगा कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है. सबसे पहले पीस वाइज कॉन्टिन्यूस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है Sir, हाँ जी बेटा प्लीज. sir, this you have written piecewise continuous function exponential order. Sir, what are these? हाँ वही बताने जा रहा हूँ अभी. ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑफ दीस थिंग्स. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं. अब पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या है कि देखिए अब आपके पास ना एक पूरा इंटरवल दिया हुआ है. अब वो पूरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन में हैव सम फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज बट ऑन द सब इंटरवल्स इट इज कॉन्टिन्यूस.
but on the sub intervals it is continuous, then that type of a function is said to be a piecewise continuous. जैसे देखिए अब कोई भी सपोज आउट मैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही ले लेता हूँ, ठीक है? तो इन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द गिवन इंटरवल फंक्शन जो है यहाँ पे ऐसे लाइक करेगा, नेक्स्ट इंटरवल में इट विल बी लाइक अप दिस वन, नेक्स्ट वाले में से लाइक दिस वे, अगर मैं नेक्स्ट इंटरवल लेता हूँ तो, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है कि एट दिस पॉइंट इट हैव अ लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी लिमिट चेंज है, राइट हैंड साइड पे उसकी लिमिट चेंज है, सिमिलरली एट दिस पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट चेंज है, राइट हैंड साइड पे लिमिट चेंज है, बट इन दिस इंटरवल इट इज बीइंग कंटीन्यूअस, इस इंटरवल के अंदर वो कंटीन्यूअस है। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं दैट इज सेड टू बी पीसवाइज कंटीन्यूअस। जैसे मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया अभी कि जो वो फंक्शन जो अभी ऊपर हमने लिया था f of x is equal to b वाला, अभी जिसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो भी एक पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा? सो लेट f of t be piecewise continuous function on 0 less than equal to be t less than infinity. Then in any interval, say that 0 is less than equal to be a, less than equal to be t, less than equal to be b. There are at most a finite number of points, say tk, where k is equal to be finite now 1, 2 and say up to m, and this tk minus 1 is less than tk, at which function f of t has finite discontinuities or jumps, you can say, and continuities on each subinterval, and that is said to be a piecewise continuous function. ठीक है? जैसे अभी ये फंक्शन हम ले लेते हैं, सपोज आउट हमारे पास फंक्शन है like we have having a value 1 when x is greater than 0 and having a value minus 1 when x is less than equal to be 0. So here you can say the function is like this way. At plus 1 we have here, and the minus 1 here we have like this way. So this is a piecewise continuous. Similarly, just मैंने ये भी example दिया, if you go with the greatest integer of a function and x is greater than equal to be 0, and you took up the point like between 1 and 2 and 0 and 1, say 0, 1, 2, 3 and 4, and this is again having discontinuities at the points out there, किसी particular interval के अंदर बात कर रहे हैं तो, ठीक है? So these are the ways we can check it out, the function is a piecewise continuous. The second thing is there, we have to be check it out कि exponential order क्या है, ठीक है? We will go with the definition of exponential order. अब देखिए, अब exponential order क्या है? Second thing we will discuss of the exponential order. अब exponential order क्या है? A function f of x is said to be of exponential order, say alpha,
if there exist constant alpha and a number m greater than 0 such that the function is being bounded exponentially, such that modulus of this f of x is less than equal to b, this number m, some scalar, means you can say some number m, positive number m, into the e power alpha into x, where x is greater than equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी फंक्शन को देख रहे हैं कि वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कब है, कि अगर उसका जो ग्राफ है फंक्शन का, अगर उसका जो ग्राफ है इट इज लेसर देन द ग्राफ ऑफ सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देख रहा हूं तो मुझे पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे रहते हैं, है ना। अगर मैं कोई और फंक्शन ले रहा हूं y is equal to be x, तो y is equal to be x like this function passing through a origin, so it is always less than this exponential part. तो in that case अगर मेरे पास, अगर हम ये चीज प्रूव कर देते हैं, then the lab it is of exponential order. This is suppose out मैं लेता हूं फंक्शन ले लेता हूं x, is the function x is of exponential order? तो अगर मैं फंक्शन x लेता हूं तो I have to take up the modulus of this x, है ना। तो मुझे इसे किससे कंपेयर करना है, मुझे इसे कंपेयर करना है e पावर x से। तो अगर मैं e पावर x लेता हूं so this is equal to be 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial and so on. तो this x is less than this, इससे छोटा है ना। तो you can say that, और अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो, this is the y is equal to be x and this is the y is equal to be e power the x out there. So if you consider the alpha as a 1 or even you can consider the alpha as a 2, तो आपके पास कोई भी ऑर्डर का वो निकल सकता है, तो मींस इट इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। सिमिलरली अगर मैं फंक्शन ले लेता हूं cos x, मुझे चेक करना कि क्या cos x जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, तो मुझे सिर्फ कंपेयर करना है इस पार्ट से। तो यू नो दैट द मॉडुलस ऑफ cos x क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और अगर मैं इस पार्ट को कंपेयर करता हूं इससे, ठीक है, तो 1 is less than equal to be this part again, जिसका मतलब this part is again of exponential order, तो cos x is of exponential order। तो यहां से हमारे पास sufficient condition सामने आ गई, sufficient condition for the existence। अच्छा टाइम हो गया शायद, है ना। तो anyhow यहां से हम आई थिंक 12:10 तक किया है। ओके तो यहां से हम कल के लेक्चर में आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो कंडीशन क्या कहती है कि अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो लैपलेस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है, पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तब भी लैपलेस एग्जिस्ट करेगी। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू। Thank you, sir. 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 Yes, sir.